Good morning, class. Good morning, sir. How are you? Fine. Let's start with activity 12.2. Take a nichchrome wire, a torch bulb, 10-volt bulb, and ammeter of the range 0 to 5 ampere range, a plug key, and some connecting wires. Now set up the circuit by connecting the 4 dry cells of 1.5 volt each in the series in the ammeter, with the ammeter leaving the gap XY in the circuit as shown in the figure. तो यहाँ पर हमको क्या क्या लेना था, 4 सेल लेने थे जिसको सीरीज़ में लगाना है, एक की, एक निचक्रोम वायर लेना है, एमीटर लगाना है और XY गैप छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निचक्रोम वायर इन द गैप XY। अभी जहाँ पर XY है वहाँ पर निचक्रोम वायर हमें जॉइंट कर देना है। प्लग द की, नोट डाउन द अमीटर रीडिंग, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग। ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द सर्किट थ्रू करंट थ्रू द सर्किट। तो जब भी करंट मेज़र करते हैं फिर की निकाल के रख देने का। ठीक है, तो निचक्रोम वायर लगाया, 4 सेल लगे हैं, एमीटर में रीडिंग देखो क्या आ रही है, रीडिंग लेके की निकाल के रख दो। रिप्लेस द निचक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब इन द सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू द मेजरिंग द रीडिंग अगेन। अभी निचक्रोम वायर जो था गैप में हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 4 सेल लगाए। ठीक है, यहाँ पर हमने एमीटर रीडिंग लगाई, यहाँ पर x और y का गैप रखा है। तो पहले x और y के बीच में निचक्रोम वायर लगाया, यहाँ पर एक की लगा रखी है हमने। ठीक है, निचक्रोम वायर लगाया, एमीटर की रीडिंग देख ली क्या आया, की निकाल के रख दी, निचक्रोम वायर हटाया, उसकी जगह अब हमने टॉर्च का बल्ब लगाया, फिर की डाली और यहाँ पर रीडिंग ले ली। आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द गैप XY? व्हाट डू द अबाउ ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? तो निचक्रोम वायर के साथ जो रीडिंग आई थी, फिर बल्ब के साथ हमने रीडिंग ली, तो क्या सेम आई थी, देखना है हमें। In this activity we observed that the current is different for different components. करंट उसमें से कितना जा रहा है या वो कितना करंट ले रहा है वो सबका अलग अलग होता है ना। खाने बैठे हो किचन में, घर में जितने जने बैठे हैं तो सब अपनी अलग अलग रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं कि सब 5 रोटी खाएंगे बनी है। तो घर में अगर मम्मी ने 25 रोटी बनाई है और 5 जने खाने बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है सब लोग 5 रोटी खाएंगे। कोई 3 भी खाएगा, कोई 2 भी खाएगा और कोई 6 भी खाएगा। वाई डू दे डिफ़र, वो अलग अलग क्यों आ रहा है? सर्टन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट while the other resist the flow. We know that the motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. अभी कोई भी एक सर्किट है, राइट। अभी निचक्रोम वायर, जैसे मैं आपको ये जाने दो, यहाँ पर ग्राउंड में पहले आपको ऐसे ही दौड़ाऊँ, आपकी स्पीड मेज़र करूं, यहाँ से वहाँ आने में आपको कितना टाइम लगा, फिर मैं आपको बोलूं कि आपके जूते उतार दो और फिर दौड़ो। ठीक है, अब नीचे ककरी बकरी पड़ी है छोटी मोटी, तो क्या आप सेम स्पीड में दौड़ोगे? नहीं दौड़ोगे, है ना, स्पीड आपकी घट जाएगी। फिर अगर मैं वहाँ पर फिसलने वाली मिट्टी लगा दूँ पानी डाल के, फिर बोलूँ अभी दौड़ते हुए आओ, तो आपकी स्पीड और घट जाएगी। क्यों? क्योंकि बैरियर्स आते जा रहे हैं, आपको दौड़ने के बीच में रुकावटें डाल दी है मैंने।
तो इसी तरह करंट जब दूसरे कंपोनेंट में जाता है तो हर किसी में से सेम करंट नहीं जाता, कोई करंट को ज़्यादा रोक लेता है, करंट को ज़्यादा मेहनत पड़ती है। अभी सर्किट में से देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हमेशा करंट जो है वो नेगेटिव में से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, सर्किट में घूमेगा, लेकिन यहाँ पर तो इसको निष्क्रोम वायर नड़ेगा, ठीक है। तो निष्क्रोम वायर में से उसको ताकत लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर रीडिंग कुछ आएगी। फिर निष्क्रोम वायर के बल्ब लगा दिया तो शायद उसमें कम ताकत लगानी पड़े, तो उसमें से ज़्यादा करंट जाएगा, तो यहाँ पर रीडिंग भी बदल जाएगी। अंडरस्टूड? द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विथ इन ए कंडक्टर। माना कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, राइट। ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, लेकिन इसमें इसकी स्पीड अलग होगी, इसमें इसकी स्पीड अलग होगी। भले कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली नहीं जा सकते, राइट। Thus the motion of an electron through a conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. अभी कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें से करंट कम जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट ज़्यादा जाएगा। अगर मैंने सिर्फ एक ही वो बम्बू लगा रखा है, बीच में आपको कूद के जाना है तो आपको एक ही बार कूदना है ना, इसमें रेजिस्टेंस कम है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे बीच में बम्बू लगा रहे, सबको आपको कूद कूद के जाना है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो रेजिस्टेंस, इसको आप बम्बू को रेजिस्टेंस समझ लो, तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम जाएगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा जाएगा उसमें से। सो गुड कंडक्टर कौन होगा? जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। अभी देखो हम बोलते हैं ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो बैड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि करंट जा ही नहीं पाता लकड़े में से, तो है ना। लोहा या एल्यूमिनियम जो है उसमें रेजिस्टेंस कम है, इसलिए करंट ज़्यादा जाता है, तो ये गुड कंडक्टर है और ये बैड कंडक्टर है। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हायर रेजिस्टेंस। तो जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, राइट, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, जिसमें से करंट नहीं जाएगा, है ना। सो फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अभी ये तो आपको पता चल गया। देखो घोड़े पे बैठे हो आप लोग, है ना। अभी घोड़ा तो अपनी मर्ज़ी से दौड़ रहा है ना, आप रोक नहीं सकते घोड़े को। इसका मतलब आपके पास रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, घोड़े अपनी मर्ज़ी से भागेगा जितना भागना है उतना। लेकिन अगर घोड़े के मुंह में हमने लगाम लगा दी और लगाम आपके हाथ में है, फिर घोड़े को तेज़ दौड़ाना है कि दौड़ते हुए को कम करना है या बिल्कुल ही रोक देना है, ये किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में, क्योंकि घोड़े की लगाम आपके हाथ में है। उसी तरह करंट जो है उसको तो हम हाथ से नहीं पकड़ सकते कि भाई रुक जा, अभी मत जा, है ना। तो करंट को भी तेज़ जाने देना है, रोकना है या स्लो करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपके घर में आपने पंखा लगा रखा होगा और पंखे में एक छोटा सा गोल बटन होता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटर, है ना। तो एक नंबर पे रखते हैं तो पंखा एकदम चुचु चुचु ऐसे घूमता है। 2 नंबर पे रखो तो थोड़ा तेज़ भागेगा, 3 नंबर पे रखो तो थोड़ा और भागेगा, 5 नंबर पे रखो तो 5 नंबर पे रखा, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट ज़्यादा जा रहा है तो पंखा तेज़ घूम रहा है ना। घोड़े की लगाम जैसे है ना, वैसे वो लगाम है करंट की,
रेगुलेटर जो है ना वो लगाम हो गया, आपने ज़ीरो कर दिया तो एकदम खींच के ली लगाम को, घोड़ा रुक गया। ज़ीरो कर दिया तो पंखे को जाएगा ही नहीं करंट, रेजिस्टेंस बढ़ गया इतना कि करंट जा ही नहीं पा रहा है पंखे में, तो पंखा रुक जाएगा ज़ीरो पे। तो 1 पे किया तो थोड़ा ही करंट मिलेगा, तो धीरे धीरे घूमेगा, राइट। सो रेजिस्टेंस समझने के लिए ये आसान तरीका है रेगुलेटर तुम्हारे घर के पंखे का। जितना घुमाओगे उतना तेज़ घूमेगा, जितना कम करोगे उतना कम करंट जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है? करंट का। ठीक है, अब ये देखेंगे हम। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, एमीटर, अ निष्क्रोम वायर ऑफ द लेंथ L एंड ए प्लग की एज शोन इन द फिगर। अगेन यही सारे कंपोनेंट लेना है, निष्क्रोम लेना है, राइट, एमीटर लेना है, बैटरी लेनी है और उसको कनेक्ट करना है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द एमीटर, replace the nischrom wire by another nischrom wire of the same thickness but twice the length that is. Now replace the nischrom wire by another nischrom wire of the same thickness but twice the length. अभी क्या किया कि ये निष्क्रोम वायर है, ये भी निष्क्रोम वायर है, ठीक है। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ, इसकी जितनी लेंथ है ये उसकी डबल लेंथ का है, ठीक है। दोनों मोटे तो उतना ही है, ये भी जितना मोटा है ये भी उतना ही मोटा है, ठीक है। तो पहले ये लगाओ और एमीटर में रीडिंग देखो, फिर इसको हटा दो और इसको लगाओ और फिर रीडिंग देखो। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है कि करंट को दौड़ने के लिए रास्ता ज़्यादा हो गया। आपको अगर इतनी रेस दौड़नी है तो टाइम कम लगेगा, इतनी रेस दौड़नी है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा टाइम, है ना। ज़्यादा मतलब पूरा डबल लगेगा इसका। इतने दौड़ने में 2 मिनट लगी तो इतना दौड़ने में 4 मिनट लगेगी आपको। तो सेम चीज़ करंट की होगी, इसमें से जितना करंट गया इसको हटा दिया तो इसका हाफ हो जाएगा ना, राइट। Note the ammeter reading. Now replace the wire by the thicker nischrom wire of the same length. अभी क्या करना है हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में कि पहले ये जितना निष्क्रोम वायर था, राइट, इतनी ही साइज़ का लेना है, लेकिन इसका मोटा डबल जाड़ा, हियर ज़्यादा, इतना ज़्यादा मोटा ले लेना है, सेम लेंथ का। पहले इतनी लेंथ का था लेकिन अब इसकी डबल थिकनेस बढ़ गई, डबल ज़्यादा कर दिया हमने। अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द निष्क्रोम वायर। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द निष्क्रोम वायर, कनेक्ट ए कॉपर वायर इन द सर्किट। लेट द वायर बी ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज दैट ऑफ द निष्क्रोम वायर, and notice the difference in the current in all the cases. Does the current depend on the length of the conductor? Does the current depends on the area of the cross section of the wire? It is observed that ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled. जब आप वायर की लेंथ डबल कर देते हैं तो वो करंट जो है वो हाफ हो जाता है ना। तो इट इज़ ऑब्जर्व द डिक्रीजेस टू 1/2। तो एमीटर में पहले 4 एम्पियर करंट बता रहा था, राइट। इसमें जब 4 एम्पियर करंट बता रहा था, ये इसकी डबल साइज़ का लिया तो एम्पियर में 2 एम्पियर करंट दिखाएगा, हाफ हो जाएगा, साइज़ डबल हो गई। तो देन the ammeter reading is increased when the thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit. अभी क्या हुआ कि पहले ये साइज़ का लिया था, ठीक है, फिर ये साइज़ का लिया तो हाफ हो गई थी रीडिंग। अभी नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, इसी साइज़ का लिया, लेंथ उतनी ली लेकिन मोटा डबल हो गया,
थिकनेस में, राइट। तो जैसे मोटाई डबल गई तो करंट भी डबल हो गया। तो लेंथ बढ़ेगी तो हाफ हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे थिकनेस बढ़ेगी तो करंट भी थिकनेस। अभी देखो, आपको दौड़ने के लिए इतना ही ट्रैक दिया था, है ना। अभी आपका ट्रैक इतना बड़ा कर दिया तो आप फ्रीली दौड़ सकते हो थोड़ा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी उसमें, राइट। अगर आपको बोलूँ कि इतने में ही दौड़ना है आपको, अगर लाइन के ऊपर पैर आ गया तो आप आउट हो जाओगे। तो आप क्या ध्यान रखोगे, स्पीड भी बढ़ानी है, साथ में मेरा पैर इधर भी नहीं आना चाहिए लाइन के ऊपर, वरना मैं आउट हो जाऊंगा। लेकिन आपका कॉलम में बढ़ा दूं जब दौड़ने की साइज़ का, अब आपको ध्यान नहीं रखना है कि आपका पैर लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि जगह बढ़ गई है तो आप आराम से दौड़ सकते हो, तो आपकी स्पीड बढ़ सकती है, राइट। तो जब सेम लेंथ का लेकिन थिकनेस डबल कर दी हमने, तो करंट भी डबल जाने लगेगा उसमें से। A change in the emitter reading is observed when a wire of different material of the same length and same area of cross section is used. अभी ये मटेरियल से बना हुआ था, अब दूसरे किसी मटेरियल से बना हुआ सेम साइज़ का लूँ या सेम थिकनेस का लूँ, तब भी करंट की रीडिंग बदल जाएगी, ठीक है ना। आपके घर में आपके दूसरा कोई भाई है, समझ लो, दोनों की आपकी हाइट सेम है, तो दोनों की हाइट सेम है, इसका मतलब नहीं कि दोनों दो ही रोटी खाएंगे। एक 3 रोटी भी खा सकता है, एक 2 रोटी भी खा सकता है ना। We observe that the resistance of the current depends on its length. Resistance of the current depends on its length, on its area of cross section and on the nature of the material. 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी लेंथ क्या है, उसकी मोटाई क्या है, कितना मोटा या पतला है, और वो किस मटेरियल से बना हुआ है। अंडरस्टूड। अभी देखो, आपको फ्यूज़ के बारे में पता है, कभी बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ उड़ गया का मतलब ये होता है कि वायर उसमें एक पतला डाला हुआ होता है, राइट। जब आपको पता है कि इसको मुझे 20 एम्पियर करंट देना है, तो ये फ्यूज़ का वायर जो है ना 20 एम्पियर करंट पकड़ सके ना, उतना ही वायर डालते हैं हम। 20 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा करंट जाएगा ना, तो फ्यूज़ का वायर पिघल जाएगा, कट हो जाएगा, और वो करंट आगे नहीं जाएगा, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक का सामान बच जाएगा, है ना। तो करंट जाता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायर की मोटाई के ऊपर। अगर आपको कम करंट जाने देना है तो फ्यूज़ का वायर बिल्कुल भी पतला रखो, ठीक। अगर थोड़ा मोटा रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा करंट जा सकेगा उसमें से। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। Resistance R is directly proportional to the length of the wire. Precise measurements have shown that the resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of the cross section. Area of cross section inversely. इसका मतलब मोटा कितना है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा। आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, ठीक। Now combining the equation 1.12.8 and 12.9, we can directly write like this that अभी मैथ्स की एक लॉ है, कानून है ना, नियम है कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन आती है तो हमें इसको इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना होता है। अगर इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है तो कोई भी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू समथिंग L/A। ठीक है, अभी किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पर बताया है कि RH/O रो ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अभी देखो आप जब दौड़ रहे हो रेस में, ज़मीन वही है, राइट, मैंने फिसलने वाली मिट्टी लगा दी है और महावीर और अर्पित दौड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो दोनों में से कोई एक तो जीतेगा, है ना। तो जीतेगा कौन, जो वो चिकनी मिट्टी के ऊपर अपना बैलेंस अच्छे से बनाना सीख गया हो, है ना, तो उसको वो गिरा नहीं सकेगा मिट्टी और वो तेज़ निकल जाएगा। तो ये उसकी कैपेबिलिटी होगी ना, फिसलने वाली मिट्टी पे भी वो तेज़ दौड़ सकता है ना। और रेजिस्टिविटी मतलब मैं गिर नहीं सकता हूँ, मैं आपको रोक के रखा हूँ, गिरूंगा नहीं, राइट। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम। तो अभी जो ये कैपेसिटी है हमारी रेजिस्टिविटी की, उसकी एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। तो रेजिस्टर हमने कितना लगा रखा है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो करंट कितना जाएगा वो भी पता चलेगा हमें सर्किट में से। The metals and the alloys have very low resistivity in the range of 10 raised to minus 8 ohms to 10 raised to minus 6 ohms। तो जो मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल लो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, उनकी रेंज है 10 रेज टू माइनस 8 से लेके 10 रेज टू माइनस 6 तक रेजिस्टिविटी होती है इनके अंदर। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास हो सकती है। इंसुलेटर्स लाइक रबर, ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10 रेज टू 12। रबर और ग्लास जो होते हैं ना, उनमें रेजिस्टिविटी है 10 रेज टू 12। ये माइनस का पता है आपको, ये माइनस की साइन में है और ये प्लस की साइन में है। तो रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ गई, इसीलिए कि इलेक्ट्रिक का कुछ भी काम करते हैं हम तो रबर के ग्लोव्स पहन लेते हैं और इलेक्ट्रिक का काम आराम से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक का करंट है ना, घुसने की कोशिश करेगा हमारे हाथ की तरफ, लेकिन रबर जो है उसको वो अंदर आने ही नहीं देगी, रोक के रखेगी, क्योंकि वो इंसुलेटर है ना। अगर लोहे के ग्लोव्स पहने होते हमने, तो लोखंड के ग्लोव्स पहन के काम करते तो हाँ, करंट को तो आने ही देंगे, फटाफट काम होने से पहले हमारा काम हो जाता। So both the resistance and the resistivity of a material vary with the temperature। दूसरी एक बात है कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर गर्म होगा या ठंडा होगा तो दोनों का रेजिस्टेंस जो है अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर टेबल 12.2 में रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉयज जनरली हायर देन दैट ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। अभी एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय ALLOY। एलॉय का मतलब ये होता है कि लोखंड, अभी लोखंड देखो, लोखंड है ना, पानी में सड़ जाएगा। जिंक जो है वो मेटल है, तो जिंक को हमने आयरन के साथ मिक्स कर दिया टोटली। अभी उस लोखंड, आयरन में जिंक मिक्स करके पानी में डाल दिया लोखंड को, तो लोखंड सड़ेगा नहीं, है ना। आपको पता है लोखंड की चीज़ पानी में डालते हैं तो चीज़ सड़ जाती है, राइट। तो शिप जो पानी में चलती है वो तो पूरी लोखंड की बनी होती है, तो वो क्यों नहीं सड़ती।
तो पानी लगता है, नॉर्मल पानी तो भी लोहा सड़ जाता है, तो समुंदर का पानी लगता है तो लोहा कितनी तेज़ी से सड़ेगा। समुंदर किनारे जो लोग रहते हैं ना, उनकी गाड़ियाँ जो है ना जल्दी सड़ जाती है। क्यों? क्योंकि समुंदर का पानी खारा होता है, और जब हवा चलती है तो हवा में छोटी छोटी पानी की बूंदें भी आ जाती है, और मेटल्स जो तुम्हारे खिड़की दरवाजे ने वो सब है ना जल्दी सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग समुंदर किनारे या जिस शहर में समुंदर है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत होती है। अभी मांडवी की आप गाड़ियाँ देखोगे ना तो जल्दी सड़ जाती हैं, क्योंकि मांडवी में दरिया है। दरिया की हवा वाला पानी आएगा, पानी वाली हवा आएगी तो जल्दी सड़ेंगे। तो वो लोग अपने जो भी लोहे के ने सामान होते हैं ना उसके ऊपर तेल की एक पतली सी लेयर लगा देते हैं, ताकि तेल जो है वो पानी को अंदर नहीं जाने देगा, रेजिस्ट करेगा, राइट। सो एलॉय जो होते हैं ना उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ऑफ एन एलॉय इज़ ग्रेटली हायर देन दैट ऑफ इज कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, सो एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न ईजीली एट हायर टेम्परेचर। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो मान लो ये सिर्फ लोहा है, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक साधन में यूज़ करूँगा तो ये जल्दी पिघल जाएगा। लेकिन अगर मैं दो मेटल अलग अलग मेटल को मिक्स करके इसका कुछ बनाऊँगा ना तो वो थोड़ा और टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल साधन जो भी होते हैं ना वो हमेशा एलॉयज से बनाए जाते हैं, प्योर मेटल से नहीं बनाए जाते, ठीक है। जैसे फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। तो जो आप प्रेस करते हो घर में है ना, तो वो प्योर लोखंड से नहीं बनाते, एलॉय लोखंड के साथ दूसरा कुछ मिक्स किया होता है, ऐसा एलॉय यूज़ करते हैं। फिर टोस्टर, ब्रेड में से टोस्ट बनाते हैं ना, ब्रेड डाल के रख देते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं, थोड़ी देर बाद ब्रेड टोस्ट बन के निकलती है, राइट। सो उसमें भी टंगस्टन इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल बल्ब्स होते हैं ना उस सब के अंदर एक वायर होता है, वो वायर होता है टंगस्टन का। कौन सा? टंगस्टन का। वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। अभी देखो ये वायर जा रहा है ना, राइट। तो ये वायर जा रहा है वो किससे बना होगा? या तो कॉपर से या एल्यूमिनियम से, राइट। लेकिन बल्ब के अंदर जो छोटा पतला वायर है वो हमेशा टंगस्टन का ही बना हुआ होगा। तो यहाँ पर टेबल में दिया गया है कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या है, कॉपर की क्या है, एल्यूमिनियम की क्या है, निकल की क्या है, ठीक है। ये सब कंडक्टर हैं। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अभी तक तो हमने सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, अभी सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस लगाया, दो रेजिस्टेंस लगाए, तीन रेजिस्टेंस लगाए तो क्या इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होगा। तीन रेजिस्टर को हमने सीरीज़ में लगाया, अभी तीन को हम पैरेलल में लगाएंगे तो कितना करंट फ्लो होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।